हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल अगेन। सो हमने स्टार्ट कर दिया था चैप्टर नंबर 10 दैट इज साउंड। ठीक है, सो इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन हमने कर ली थी। ह्यूमन बीइंग में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है वो स्टडी कर लिया था। आज जो उसके बाद के सारे टॉपिक्स हैं वो हम कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को आज के आज ही पूरा करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज does sound needs any medium to travel और how sound propagates। दोनों को एक ही मतलब है, ठीक है, कि साउंड को क्या कोई मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, या साउंड जो है वो प्रोपिगेट मतलब ट्रैवल कैसे करती है। तो स्टूडेंट्स, सबको पता है कि जो मैटर है मतलब जो पदार्थ है उसकी 3 स्टेट्स होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी स्टेट होती है बच्चों? सॉलिड, ओके, लिक्विड एंड गैस। और गैसियस स्टेट को हम एयर वाली स्टेट भी बोलते हैं। 3 स्टेट्स हो गई, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इन तीनों स्टेट्स में जो साउंड है वो ट्रैवल कर सकती है या नहीं कर सकती, उसको हम स्मॉल एक्टिविटीज के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेट कौन सी है? सॉलिड स्टेट। तो मेरे पास ये एक सॉलिड स्टिक है। ठीक है, तो इस स्टिक को क्या करना है, ये बिल्कुल सॉलिड है, वुडन की बनी हुई है। तो एक जो है इसका कॉर्नर मैंने अपने ईयर के पास रख दिया इस वे में। ठीक है, अब मैं जो दूसरा एंड है उसको स्क्रैच करूंगी। तो जब मैं उसको स्क्रैच करूंगी, आप लोग भी कभी ऐसे करके देखोगे, तो आपको जो स्क्रैच की आवाज है वो बिल्कुल कान में क्लियरली सुनाई देगी, ऑडिबल होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो साउंड है दैट कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स, वो सॉलिड के थ्रू ट्रेवल कर सकती है। फर्स्ट क्लियर हो गया। सेकंड स्टेट कौन सी है बच्चों? लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो ये जो है इट इज अ, मेरे पास ये पानी का मग है। ओके, यू कैन टेक एनी कंटेनर। वहां पे आपने क्या करना है, एक बेल, ठीक है, जो साउंड प्रोड्यूस कर रही है उसको इसके अंदर डालना है। बस ये ध्यान रखना है कि ये बेस को टच ना करे, जो भी आपका कंटेनर है, और उसके अंदर उसको रिंग करना है। आपको ऐसे बेल बजानी है। तो अगर बेल बजा रहे हैं तो बेल जो है वो हमें क्लियरली सुनाई दे रही है ना, क्लियरली सुनाई दे रही है। और ये मीडियम कौन सा बच्चों? लिक्विड। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, आप किस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि जो साउंड है दैट कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड्स ऑल्सो। क्लियर। और लास्ट में आता है गैसियस स्टेट और एयर स्टेट। तो सबको पता है कि हमारे जो जहाँ पे हम अर्थ में रह रहे हैं तो आसपास क्या है? एयर है। ठीक है, हमारे घर के हर कोने में एयर है। तो कहीं पे भी आपका जो फोन है, आपका सेल फोन है, वो रिंग करता है, ठीक है, उस पे कॉल आती है। तो आप घर के किसी भी कोने में हो, मतलब एक निश्चित दूरी पे अगर आप हैं डिस्टेंस पे, तो आपको वो रिंग सुनाई देती है। तो वो जो साउंड है रिंग की, वो आपके पास कैसे ट्रेवल करा उसने? ना बीच में सॉलिड था ना लिक्विड मीडियम है, कैसे ट्रेवल करा? थ्रू एयर। इट मीन्स दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू एयर ऑल्सो। तो तीनों जो मीडियम है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, साउंड उनके थ्रू जो है वो ट्रेवल करती है। ओके, अब आपको एक नेक्स्ट जो टॉपिक है, क्वेश्चन समझ लो। डज साउंड ट्रेवल इन वैक्यूम? वैक्यूम होती है बच्चों ऐसी जगह जहां पे कोई एयर नहीं होती। ठीक है, जैसे स्पेस है, नो एयर। तो वैक्यूम में साउंड ट्रेवल करती है नहीं करती है, उसके लिए आपको एक अगेन एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। आपको उसके लिए अपने फ्रेंड की हेल्प भी लेनी है। ठीक है, आप क्या करोगे, आप कोई कंटेनर लोगे बिल्कुल ड्राई, नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर शुड बी देयर, कोई पानी की बूंद नहीं। उस कंटेनर में आपने अपना फोन डाल दिया। ठीक है, फिर आपने अपने फ्रेंड को थोड़े दूर खड़े करके बोलना कि अब आप दूसरे फोन से इस फोन पे रिंग करो। तो जब वो रिंग करेगा तो आपको जो बेल है वो क्लियरली सुनाई देगी, क्योंकि उसमें एयर है तो आपको वो बेल सुनाई देगी। जैसे हमने पढ़ा अभी, एयर में साउंड ट्रेवल कर सकती है। फिर आप क्या करोगे, जैसे जो कंटेनर है, ठीक है, उसको आपने अपने माउथ से कवर कर देना। ठीक है, माउथ से उस कंटेनर को कवर कर दिया, और जो साइड की जगह बची उसको अपने दोनों हैंड से कवर कर देना। मतलब कोशिश करना कि एयर पास ना हो। पहले माउथ से कवर किया जिसके अंदर फोन है उस कंटेनर को, उसके बाद हैंड से साइड का स्पेस भी कवर कर लिया। ठीक है, और फिर बोलना उस फ्रेंड को इशारे से कि अब फिर से रिंग करो। तो जब वो फ्रेंड आपको फिर से रिंग करेगा तो जो उसकी रिंग टोन है फोन की जो कंटेनर के अंदर है वो आपको बहुत ही धीरे सुनाई देगी। ठीक है, और अगर आप पूरी की पूरी जो एयर है कंटेनर के अंदर वो माउथ से, जो आपका माउथ है उसे सक कर सकते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, आपको बेल सुनाई ही नहीं देती। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने एयर को बिल्कुल खत्म कर दिया, वहां पे एक वैक्यूम बना दिया, तो साउंड कैन नॉट ट्रेवल। ठीक है, तो इससे ये क्लियर होता है कि साउंड जो है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। साउंड कभी भी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। ओके, अब आप बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि जो स्पेस है, ठीक है, जहां पे बिल्कुल वैक्यूम है, नो एयर, एस्ट्रोनॉट जब वहां पर जाते हैं टीम में, तो वो आपस में भी तो कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत तो वो भी करते हैं। ठीक है, और वहां पे जब हम बोलते हैं तो साउंड वेव निकलती है। अब कैसे वो स्पेस में आपस में कम्युनिकेट करते हैं, या स्पेस से जो धरती है, अर्थ है, उस पर अपने बात को भेजते हैं, पहुंचाते हैं,
उनके जो हेलमेट है, ठीक है, जो उनका हेलमेट होता है एस्ट्रोनॉट्स का, उसमें एक डिवाइस होता है जो साउंड वेव को चेंज कर देता है बच्चों रेडियो वेव्स में। किन वेव्स में? रेडियो वेव्स में। और रेडियो वेव्स जो होती हैं दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। तो साउंड वेव को बदल दिया रेडियो वेव्स में, और ये जो रेडियो वेव्स है इसके थ्रू वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं एस्ट्रोनॉट्स इन द स्पेस। क्लियर हो गया इतनी बात? तो ये जो था वो साउंड की प्रोपेगेशन के बारे में स्टडी कर लिया। अब हम करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट्स या सम बेसिक फैक्ट्स अबाउट साउंड। साउंड के क्या क्या कुछ बेसिक से फैक्ट्स हैं दैट यू शुड नो। फर्स्ट तो हमने अभी जस्ट स्टडी किया, साउंड ऑलवेज नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके, और सेकंड जो है उसके अंदर हमने स्टडी ये भी कर लिया कि साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, उसको मीडियम चाहिए। तो वो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद जो सेकंड मेन पॉइंट है बच्चों वो है कि साउंड वेव्स जो हैं, ठीक है, दैट आर मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज नोन एज साउंड लेवल मीटर। ठीक है, आप बच्चों को पता होना चाहिए कि साउंड को मेजर करते हैं साउंड लेवल मीटर में, इसको डेसिबल मीटर भी बोलते हैं। और जो साउंड वेव है उनका यूनिट होता है डेसिबल्स। क्या होता है यूनिट? डेसिबल। ओके, DECIBEL, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी और कैपिटल बी से। ओके, जो हम बोलते हैं जो हमारा नॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग है उसकी जो मैक्सिमम साउंड की वैल्यू है दैट इज 65 डेसिबल। इससे ज्यादा होगी तो वो नॉइज की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, 65 जो है वो नॉर्मल स्पीच की साउंड वेव की वैल्यू है, 65 डेसिबल। क्लियर? उसके बाद जो थर्ड आता है वो है बच्चों कि लाइट और साउंड में से जो लाइट की स्पीड है, ठीक है, वो क्या है? 1,86,000 माइल्स पर आवर। कितनी है? 1,86,000, 1,86,000 माइल्स पर आवर। ये स्पीड ऑफ क्या है? लाइट है। ठीक है, और जबकि जो साउंड है उसकी स्पीड है 770 माइल्स पर आवर। तो इससे आपको वैल्यू से इतना क्लियर हो गया कि जो लाइट है वो बहुत ज्यादा स्पीड से चलेगी एज कंपेयर टू साउंड। साउंड स्लो चलती है। तो अगर एक ही डिस्टेंस से आपके पास लाइट भी आ रही है साउंड भी आ रही है तो आप बच्चों तक लाइट पहले पहुंचेगी क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है, साउंड बाद में पहुंचेगी। अच्छे से इसको नोट कर लेना क्योंकि इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसका 30 नंबर क्वेश्चन है इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि साउंड और लाइट में पहले आप तक कौन पहुंचेगा। क्लियर होगी इतनी बात? तो ये थे सम बेसिक कंसेप्ट्स अबाउट फैक्ट्स अबाउट साइंस, सॉरी साउंड। ठीक है, उसके बाद आपको जो हमने अभी सॉलिड, लिक्विड और गैस किया तो इनका भी एक ऑर्डर है कि जो साउंड है वो सबसे फास्ट बच्चों ट्रैवल करती है सॉलिड्स में, उसके बाद करती है वो लिक्विड में, और सबसे जो उसकी कम स्पीड होती है वो होती है एयर में। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम्स। ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है दैट साउंड का कंसेप्ट अब हमने स्टडी कर लिया। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड के फैक्ट हमने स्टडी कर लिए। अब हम स्टडी करेंगे साउंड की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो आपके सिलेबस में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड की। फर्स्ट वन है एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड आप बच्चों ने पहले सुन रखा है, हम इसको ऑलरेडी स्टडी भी कर चुके हैं। क्या होता था एम्पलीट्यूड? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मीन पोजीशन। कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की ये मीन पोजीशन है तो इससे वो कितना डिस्प्लेस हुआ, कितना टू गया, कितना फ्रो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, तो इसका यूनिट क्या होगा एम्पलीट्यूड का? इसका यूनिट होगा मीटर। ओके, तो यू विल राइट द एसआई यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज मीटर। और जो एम्पलीट्यूड होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। होता क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए एंड इट्स एसआई यूनिट इज, जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है वो है एम्पलीट्यूड के मीटर। क्लियर? अब दूसरी बात आती है कि हाउ एम्पलीट्यूड इज रिलेटेड विद साउंड। तो जहां पे भी एम्पलीट्यूड और साउंड का रिलेशन आएगा आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है कि जो साउंड है, ठीक है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। मतलब अगर एम्पलीट्यूड दुगना हो जाएगा तो साउंड जो है दैट टर्न 4 टाइम्स बिगर। ठीक है, तो साउंड जो है उसकी लाउडनेस को डिसाइड करता है एम्पलीट्यूड। लार्जर इज द एम्पलीट्यूड, लाउडर विल बी द साउंड। जैसे ये हम पहले भी स्टडी कर चुके थे, आपके पास एक साउंड वेव ये है, ठीक है, एक आपके पास ये साउंड वेव है और दूसरी आपके पास ये साउंड वेव है। तो
इन दोनों में से जो ये वाली ऊपर वाली साउंड वेव है बच्चों, इसका एम्पलीट्यूड कम है, इसने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया अपनी वाइब्रेशन से, और इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। तो दोनों में से जो नीचे वाली वाइब्रेशन है, ठीक है, साउंड वेव है, उसका जो लाउडनेस होगी वो ज्यादा होगी। दिस विल बी मोर लाउडर एज कम्पेयर टू दिस ड्यू टू हायर एम्पलीट्यूड। क्लियर हो गया एम्पलीट्यूड का सारा कंसेप्ट। उसके बाद आते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक पे, जो कि है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। आपकी बुक में इस तरह से है, ठीक है, नोट्स में जो मैंने आपको दिए हैं उस तरह से मैंने इस तरह से लिखा है स्मॉल एफ। ठीक है, साथ में इसको हायर क्लासेस में आप ये भी स्टडी करोगे कि जो फ्रीक्वेंसी है इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय न्यू, स्टाइलिश वी बनाना है, ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों न्यू। बड़ी क्लासेस में आप ये वाला टर्म स्टडी करोगे कि फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड एज न्यू। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी होता क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। ठीक है, एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशन हो रही हैं, और ऑसिलेशन होता है टू एंड फ्रो मूवमेंट्स, कितनी टू एंड फ्रो मूवमेंट्स हो रही है एक सेकंड में, उनको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ और न्यू। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, HERTZ, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल H और स्मॉल z से। इतनी बात क्लियर होगी। अब है फ्रीक्वेंसी के बीच में और जो साउंड है उसके बीच में क्या रिलेशन है। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो डिसाइड करती है श्रिलनेस और पिच ऑफ द साउंड। श्रिलनेस का मतलब है कि साउंड कितनी कर्कश है, और पिच मतलब कितनी तीखी है। ठीक है, तो साउंड जो उसकी श्रिलनेस और पिच है दैट इज डिटरमाइंड बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब मैं आपके सामने दो वेव्स बना रही हूँ, साउंड वेव्स ये दोनों। ठीक है, फर्स्ट जो है एक ये वाली है, एक ये वाली। अब देखो बच्चों, ये किसी वेव की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, कोई भी साउंड वेव है, और ये जो है ये भी किसी वेव की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो इन दोनों में से ये फर्स्ट है ये सेकंड है, जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन है वो इसमें ज्यादा है, ये एक सेकंड में ज्यादा ऑसिलेशन शो करेगी, और ये एक सेकंड में आराम से ऑसिलेशन शो कर रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली जो है इसकी फ्रीक्वेंसी है लो और इसकी फ्रीक्वेंसी है हाई। तो जो जिनकी फ्रीक्वेंसी लो होती है वो होती है लो पिच साउंड, मतलब उनको बोलते हैं डीपर साउंड। क्या बोलते हैं उनको, डीपर, डीपर और लो पिच साउंड। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। जबकि जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उनको बोलते हैं हाई पिच्ड वॉइस, ठीक है, और लाउडर वॉइस, वो लाउडर होंगी। ठीक है, और ये वाली होंगी डीपर वॉइस। अब क्या है, ये जो एग्जांपल है वो है एक ड्रम की वाइब्रेशन का, ड्रम की साउंड का, और ये जो हाई पिच वाली है वो है एक विसल। एक ड्रम में से और एक सीटी में से, जो सीटी है विसल है उसकी पिच जो है वो ज्यादा होती है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और जबकि ये जो ड्रम है इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इसकी पिच भी कम होती है। अब आप बच्चों से एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, यू कैन कमेंट ओके, कि लो पिच और हाई पिच में से दूर तक जो है वो कौन सी साउंड जाएगी, वो जाएगी जिसकी पिच कम है या वो जाएगी जिसकी पिच ज्यादा है। क्लियर हो गया, ठीक है, क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब इतना होने के बाद हमने स्टडी कर ली सेकंड कैरेक्टरिस्टिक दैट इज फ्रीक्वेंसी। अब आते हैं बच्चों थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पे, जो कि है टाइम पीरियड। ओके, तो जो टाइम पीरियड है थर्ड वन क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी, टाइम है तो इसके ऐसा यूनिट होंगे सेकंड। ठीक है, और साथ में होता क्या है, इट इज द टाइम टेकन बाय एन ऑसिलेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में, मतलब टू एंड फ्रो जाने में कितना टाइम लगाती है कोई बॉडी, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड जो है, ठीक है, टाइम पीरियड इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो ये बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा। ठीक है, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। अब जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। नाम से पता चल रहा है ना, ऑडिबल मतलब जो सुन सके, इनऑडिबल जो नहीं सुन सके। तो जो हमारी ह्यूमन की हियरिंग रेंज है ना वो है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, और यू कैन ऑल्सो राइट 20 किलो हर्ट्ज। ओके, तो जो ह्यूमन बीइंग के ईयर है वो इतनी साउंड को सुन सकते हैं। अब अगर इस 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से कम की साउंड वेव्स होगी इस तरफ की, उनको बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड या वेव्स। क्या बोलते हैं उनको, इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स, जो बिलो 20 हर्ट्ज है। और जो हायर देन 20 किलो हर्ट्ज है उनको बोलते हैं अल्ट्रा
सोनिक साउंड वेव्स, पता है ना अल्ट्रासाउंड में ये वाली रेडिएशन इससे ज्यादा फ्रिक्वेंसी की यूज होती है। तो हम सुन पाते हैं 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड्स को। तो ऑल द साउंड्स दैट हैव फ्रीक्वेंसी बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज दे आर नोन एज ऑडिबल साउंड्स, जो हमें सुनाई देती हैं। एंड ऑल द साउंड्स बिलो 20 हर्ट्ज दैट आर इंफ्रासोनिक और above 20,000 hertz that are ultrasonic, they are not audible to us, so they are known as inaudible sounds. Clear हो गया audible and inaudible sound। अब जो dogs हैं वो क्या करते हैं, they can hear the ultrasonic sounds को सुन सकते हैं इतनी हाई फ्रिक्वेंसी को, इसलिए जो पुलिस है या आर्मी में सर्च ऑपरेशन के लिए डॉग्स की हेल्प को लेते हैं। क्लियर, सो ये टॉपिक भी क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नॉइज एंड म्यूजिक। ठीक है, तो बच्चों सबको पता है नॉइज एंड म्यूजिक, इसमें ज्यादा कुछ डिस्कशन का है नहीं। नॉइज क्या होता है और म्यूजिक, अगर आपने दोनों में से एक ही डेफिनेशन को कर ली, दूसरी आप इजिली लर्न कर सकते हो। कैसे करोगे? नॉइज क्या होता है? एनी अनप्लीजेंट एंड अनवांटेड साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय इर्रेगुलर वाइब्रेशन। अब रेगुलर वाइब्रेशन होती है जिसमें इक्वल चले, वो मतलब क्रेस्ट और ट्रफ दोनों बराबर हो, ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं क्रेस्ट, ठीक है, और इसको बोलते हैं ट्रफ। तो जो रेगुलर वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं म्यूजिक। हम स्टडी कर रहे हैं अभी नॉइज। तो नॉइज क्या है? एनी अनप्लीजेंट और अनवांटेड साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय इर्रेगुलर वाइब्रेशन। मतलब किसी की ट्रफ ऐसी होगी तो ये, किसी की ऐसी, ये जो इर्रेगुलर वाइब्रेशन है ये बनाती है नॉइज को, जो हमें नहीं पसंद वो नॉइज है। कोई भी साउंड जो हमें पसंद नहीं है दैट इज नॉइज। एंड इसके उल्टा, अब इसको डिफाइन कर लिया तो इससे उल्टा जाएगा म्यूजिक। एनी प्लीजेंट एंड वांटेड साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय रेगुलर वाइब्रेशन, जितना ट्रफ उतना क्रेस्ट एंड सो ऑन। ठीक है, तो जो नॉइज है दैट कॉज नॉइज पोल्यूशन, ठीक है, जो हमें रिलैक्स करता है वो हो गया म्यूजिक, जो हमें इरिटेट करता है वो हो गया नॉइज। ओके, एंड नॉइज जो है इसका, इसके अंडर एक और हेडिंग है दैट इज नॉइज पोल्यूशन। तो जो प्रेजेंस है ऑफ एक्सेस साउंड, अनवांटेड एंड अनप्लीजेंट साउंड इन द एटमॉस्फेयर, दैट इज नोन एज नॉइज पोल्यूशन। ओके, और नॉइज पोल्यूशन एक ऐसा पोल्यूशन है जिसको कोई स्टडी नहीं करता, जिसको कोई डिस्कस ही नहीं करता, जबकि ये इतना ही डेंजरस है जितने जो सॉइल, वाटर एंड एयर पोल्यूशन है उनकी तरह ये खतरनाक पोल्यूशन है। ठीक है, और है क्या? प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव अनवांटेड एंड अनप्लीजेंट साउंड इन द एटमॉस्फेयर। अब इसके सोर्सेज क्या नॉइज पोल्यूशन के? तो सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन में सबसे पहले जो आएंगे उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। कौन कौन से बच्चों? इंडोर एंड आउटडोर। मतलब जो हमारे घर में होता है नॉइज पोल्यूशन और साथ में जो बाहर होता है, ठीक है, आउटडोर एंड इंडोर। अब घर में जो है वो क्या है? लाउड टीवी, जब टीवी फुल वॉल्यूम में चल रहा हो दैट इज टाइप ऑफ नॉइज। क्लियर, ये जो किचन में अप्लायंसेस हैं लाइक मिक्सर ग्राइंडर, ज्यादा उनसे इरिटेशन होती है, या फिर आपके विंडो एसी है। क्लियर, और आउटडोर में क्या आ जाएंगे नॉइज के सोर्सेज? हॉर्न्स एंड लाउड स्पीकर, सबसे कॉमन पोंपो गाड़ियों की, और साथ में जो लाउड स्पीकर चलते हैं किसी भी जगह पे वो। उसके बाद आता है सेकंड, कंस्ट्रक्शन कहीं पे चल रही है वो, और थर्ड फैक्ट्रीज, इफ एनी, कोई फैक्ट्री अगर आपके नियर बाई एरिया में है तो वो भी बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट करती है। तो ये तो सोर्सेज हो गया। अब हम स्टडी करेंगे व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज ऑन ह्यूमन बॉडी। जो नॉइज पोल्यूशन है उसके जो हमारी बॉडी पर इफेक्ट्स हैं वो क्या क्या होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इस पोल्यूशन को डिस्कस बहुत कम लोग करते हैं बट ये डेंजरस है। ठीक है, फर्स्ट है हाई ब्लड प्रेशर। जो हाई ब्लड प्रेशर है बच्चों, इसको हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। शोर में कौन रहना चाहता है? शोर होगा तो जो ब्लड प्रेशर होगा, बीपी होगा, वो अपने आप बढ़ेगा, तो हाई ब्लड प्रेशर। सेकंड है लैक ऑफ स्लीप। ठीक है, ज्यादा शोर हो, ज्यादा हल्ला हो, उसमें सोया नहीं जाता, लैक ऑफ स्लीप हो गया दूसरा। थर्ड है बच्चों रेस्टलेसनेस। ठीक है, क्या है थर्ड? रेस्टलेसनेस का मतलब होता है बेचैनी, आपको पता ही नहीं आपको हो क्या रहा है बट आप परेशान हो, तो वो है रेस्टलेस, वो भी नॉइज पोल्यूशन की वजह से हो सकता है। एंड फोर्थ है एंजाइटी, मतलब आपको बिन बात के, डोंट यू नो द रीजन, यू डोंट नो द रीजन एंड यू हैव एंजाइटी, मतलब आपको चिंता हो रही है और आपको रीजन ही नहीं पता। तो ये जो है ये सारे नॉइज पोल्यूशन के क्या है? इम्पैक्ट्स हैं ह्यूमन बॉडी पे। और सबसे जो इसका डेंजरस इम्पैक्ट है वो है बच्चों कि अगर कोई पर्सन जो है वो लगातार ऐसी जगह रह रहा है जहाँ पे नॉइज पोल्यूशन है, उसके कानों में लगातार हायर जो साउंड है, लाउड साउंड जा रही है, तो उसको परमानेंट जो हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है, मतलब उसकी जो सुनने की पावर है वो परमानेंट खत्म हो सकती है। ठीक है, परमानेंट वो डेफ बन सकता है अगर इस पोल्यूशन में वो कंटिन्यूटी में एक्सपोज होता है तो।
ठीक है। तो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, हाउ टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन। आप नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपने सोर्सेज को कंट्रोल कर लिया तो यू कैन कंट्रोल द नॉइज पोल्यूशन। क्या कर सकते हो आप इंडोर के लिए, घर में जो आपका टीवी है, एक तो जनरल आता है कि यूज ऑफ साइलेंसिंग सिस्टम इन योर किचन अप्लायंसेज है, चाहे आपके टीवी है, कि वहां पे कोई साइलेंसिंग सिस्टम फिट कर दें कि एक मतलब एक पर्टिकुलर वॉल्यूम तक की उसकी साउंड हो। ठीक है। दूसरे आपके हाथ में भी है, टीवी जब भी चलाएं तो नॉर्मल सी वॉल्यूम पे चलाएं। उसके बाद जब यूज में नहीं तो विंडो एसी को यूज ना करें। अगर काम चॉपर से चल रहा है तो मिक्सर ग्राइंडर को यूज ना करें। तो घर में आप बच सकते हो नॉइज से। ठीक है। और आउटडोर जो है, आउटडोर का सबसे बेस्ट है प्लांटेशन, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। जहां प्लांट ज्यादा होते हैं उस एरिया में नॉइज हमेशा कम होता है। ठीक है। और सेकंड जो है वो फैक्ट्री, दे शुड बी शिफ्टेड अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरिया। फैक्ट्रीज को रेजिडेंशियल एरिया से दूर शिफ्ट कर दो। और साथ में जो लाउड स्पीकर है उनके लिए एक पर्टिकुलर जो है वो साउंड लिमिट फिक्स करनी चाहिए कि इस रेंज तक की वो कर सकते हैं साउंड प्रोड्यूस। ठीक है। और जो हॉर्न्स हैं, जो उनका अननेसेसरी हॉर्न ब्लोइंग है स्पेशली एट द ट्रैफिक लाइट, दैट शुड बी अवॉइडेड। बस आपको ये याद रखना है कि 85 डेसिबल से ऊपर की कोई भी साउंड है वो पेनफुल होती है, दैट इज अ टाइप ऑफ नॉइज। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। हमने आज चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इसकी एक्सरसाइज सिर्फ आपको प्रोवाइड कराने को रहती है, बाकी नोट्स आपके पास ऑलरेडी हैं। इफ यू फाइंड हेल्पफुल देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।